हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज हम भारतीय संविधान पे चर्चा करने के लिए आप सबों के सामने उपस्थित हैं। और चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम भारतीय संविधान पर चर्चा करते हैं। क्या करें, भारतीय संविधान के विकास की बात करेंगे आज कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई। जैसे आप जानते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 को बक्सर युद्ध को जब अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, तो अंग्रेजों ने अपने अनुकूल शासन को क्या करना चाहा, स्थापित करना चाहा, अपने अनुकूल चलाना चाहा, मतलब जीते हुए प्रदेश को या भारत को। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की क्या बनी, वो सीढ़ियाँ बनी। तो उनमें पहला क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बात करते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। तो क्या था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भी पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह क्या था, पहला कदम था। अर्थात कह सकते हैं कि कंपनी के शासन पर क्या हो गया, संसदीय शासन नियंत्रित स्थापित किया गया। और दूसरा क्या था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या मिली, मान्यता मिली। और तीसरा था, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। इसकी विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता क्या थी। इसकी भी निम्न विशेषताएं थी। पहला था क्या कि बंगाल के पहले क्या था, बंगाल में गवर्नर, मतलब ये करते थे, गवर्नर संचालित करते थे। फिर धीरे धीरे क्या किए, गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तथा मुंबई व मद्रास को क्या किया, इसके अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, तो किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बने थे। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, यानी मिलजुल कर सत्ता का क्या करता था, संचालन करता था। और तीसरा था, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन में कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। और जब ये कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो उनमें 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था उसका, सर एलिजा इम्पे था। और अन्य 30 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड थे। तो पूछा जाता है कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग, मतलब 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड थे। चौथा हो गया, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना क्या कर दिया, तो प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इस अधिनियम, मतलब क्या, 1773 एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया और इसे भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, तो इससे क्या हुआ, कंपनी पर नियंत्रण और सख्त करने के लिए किया गया। और इससे क्या हुआ, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी क्या करने लगा, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब चलिए, अब आते हैं कौन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
पहला हम कौन पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़े। अब आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है 1781, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सब कमी रह गई थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों क्या बनाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। ठीक है, 1781 का गठन किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का गठन किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का मतलब नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब आ गया 1784 ईस्वी का फिट्स इंडिया एक्ट 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, और क्वेश्चन पूछता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ, तो क्या लिखेंगे 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के तहत। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ, 1784 ईस्वी का फिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहला क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसको इस तरह याद रखना है कि डायरेक्टर किस में होते हैं, व्यापारिक मामलों में होते हैं। जो व्यापार करते हैं उसमें क्या डायरेक्टर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, क्या एक तरह का व्यापार ही है, उसमें क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो व्यापारिक मामलों के लिए। और दूसरा क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं। अब कंट्रोल जैसे राजनीतिक मामलों के लिए। तो इस तरह इसको याद रखने का एक तरीका है कि राजनेता लोग क्या करते हैं, अपने अगल बगल समाज या क्षेत्र में मतलब कंट्रोल करके रखते हैं जनता को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है, राजनीतिक मामलों के लिए। तो 1784 ईस्वी का फिट्स इंडिया एक्ट आप लोग समझ गए, इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था, तो राजनीतिक मामलों के लिए था। अब चलिए 1793 का चार्टर अधिनियम आते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम की बात करते हैं। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जो था, इसके कर्मचारी के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। अब चलिए 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार यहाँ से इसका मुख्य पॉइंट सब परीक्षा में पूछा गया है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है क्या, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट उठा के दे देंगे, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को क्या किया गया, छीन लिया गया। लेकिन चीन और चाय के साथ 20 वर्षों के लिए अधिकार क्या रहा, व्यापार करने का प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कहने का मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट 1718 क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1893 था ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, चीन और चाय के साथ व्यापार को क्या किया, बरकरार रखा। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा कि ईसाई पादरी को भारत आने की आज्ञा किस अधिनियम के तहत मिला गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1813 के तहत मिला गया। चलिए अब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात करते हैं। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है निम्नलिखित है। पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्या किए गए, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। और पांचवा पॉइंट क्या है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा पॉइंट है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया।
7वां पॉइंट है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ठीक है। 8वां, गवर्नर जनरल की राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। और 9वां पॉइंट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। अब चलिए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ते हैं दोस्तों। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो पहले जैसे होता था ना कि जिसका फादर चौकीदार है तो उसका बेटा ही चौकीदार बनता था, या जो जैसे भी कोई भी सरकारी पोस्ट या कोई विभाग होता था तो जिनके दादा बाप इस तरह से होते, इस तरह वंशानुगत मतलब वो परंपरा चलते आ रहे थे उस पोस्ट के लिए, उनको क्या कर दिया, समाप्त करके क्या कर दिया, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके लिए 1854 ईस्वी में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया, जो अभी भी विधान पार्षद चलता है हमारे यहाँ। चलिए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आ गया। इस अधिनियम की विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। चलिए, कहने का मतलब यहाँ भारत का शासन कंपनी से क्या किया गया? छीन लिया गया। और ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या? राजा के हाथ में, जो वहाँ ब्रिटिश में जो मतलब राजतंत्र था, ब्रिटिश में जो राजा था वहाँ पर अभी भी मतलब कि राजा अभी भी वहाँ राजशाही ही है। तो वहाँ पर क्या किया? कंपनी का शासन जो है छीन के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में क्या किया गया? मंत्री पद की व्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 की भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा क्या 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन कब हुआ? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन कब हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। उम्मीद है कि याद हो गए होंगे आप लोग को। अब इसमें देखिए 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। ठीक है। चौथा पॉइंट है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का मतलब भारत में कोई भी मामला जो होगा तो वो क्या करेगा? ब्रिटिश संसद मतलब उसको ये करेगा, देख रेख करेगा। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो आप जानते होंगे कि 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर जो क्या था, मुगल का अंतिम शासक था, और उसको क्या रंगून में दफना दिया गया। उसमें उसको क्या किया मतलब अंग्रेजों द्वारा पकड़कर वहां पर उसको जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो मुगल सम्राट के पद को वहीं से क्या कर दिया 1858 में के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और छठा है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए था। वहाँ पहले पढ़े थे हम लोग। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। ठीक है। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के मामले में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया?
वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। तो क्या कर रहा है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम हुए। ठीक है, इस समय के गवर्नर जनरल क्या हुए? लॉर्ड कैनिंग अंतिम हुए, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एवं प्रथम भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।